Hello and welcome to the EE Concepts. Today we will discuss another technique of circuit analysis which is called the mesh analysis. तो mesh analysis को सीखने के लिए सबसे पहले हमें किरचॉफ वोल्टेज लॉ के बारे में पता होना चाहिए. तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ states that the algebraic sum of all the voltages in a mesh is equals to zero. तो हम लोगों को सबसे पहले इलेक्ट्रिक सर्किट का पता होना चाहिए. तो इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर जब हमारे पास एक क्लोज पाथ बनता है तो we call that closed path as a mesh. So remember mesh के अंदर there is no further closed paths. तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये हमारे पास एक क्लोज पाथ बन रहा है हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट का जिसके अंदर करंट फ्लो कर रही है. सो दिस इज अ मैश. तो मैथमेटिकली हम इसको अगर लिखें तो वी कैन राइट दैट अगर हमारे पास n नंबर ऑफ मैशेज हैं तो वी कैन राइट द इक्वेशन फॉर ईच मैश और उसमें जितने भी वोल्टेज होंगे उनको अगर सम करेंगे तो हम लोग वी पुट दैट इक्वल्स टू जीरो. तो हमारे पास आंसर जीरो आएगा. सो लेट्स टेक एग्जांपल कि लेट्स से हमारे पास एक सर्किट है जो कि जिसके अंदर हमारे पास एक वोल्टेज सोर्स रेजिस्टर एंड अनदर रेजिस्टर इज कनेक्टेड. तो फॉर द केवीएल और किरचॉफ वोल्टेज लॉ हम लोगों ने ये कहा है कि सम ऑफ ऑल द वोल्टेज इन द मैश विल बी इक्वल टू जीरो. तो जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उन तमाम की वोल्टेजेस को सम करें तो इक्वल टू जीरो आना चाहिए. सो स्टार्टिंग फ्रॉम द सोर्स, सिंस इट्स अ सोर्स तो ये हमें वोल्टेज प्रोवाइड करेगा ना कि वोल्टेजेस जो है वो हम लोग ड्रॉप करेगा. सो दैट्स व्हाई दिस इज द सोर्स. तो फॉर कीपिंग इट इजी हम लोग ये करते हैं कि यहाँ से लेट्स से अगर स्टार्ट करते हैं हम मैश का तो मुझे पहला जो टर्मिनल है दैट इज द नेगेटिव टर्मिनल. सो आई राइट नेगेटिव वी एस. सिमिलरली व्हेन आई पास दिस एलिमेंट और नेक्स्ट के पास जब मैं आता हूँ तो सिंस इट्स अ रेजिस्टर, इट्स अ पैसिव एलिमेंट, इट्स कंज्यूम द पावर. तो it has a positive terminal at this side and negative on this side. तो positive होने की वजह से I will write plus V1 and similarly for this resistor I will write plus V2. तो ये मेरे पास इक्वेशन बनेगी KVL for this mesh. और अगर मैं इसमें वैल्यूज पुट करूं तो आई कैन सी दैट कि -6 वोल्ट प्लस 2 वोल्ट एंड प्लस 4 वोल्ट इज इक्वल्स टू जीरो. सो दिस ऑल शोज दैट इन एवरी एनी मैश हमारे पास जो वोल्टेज होंगे वो हमेशा इक्वल्स टू जीरो आएंगे. नाउ विद द नॉलेज ऑफ किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ we can move to the mesh analysis. So mesh analysis के अंदर there are 5 steps. So in those steps you first of all select, then label, then apply, express, and then solve those equations. So what we will select, हम लोग select करेंगे set of meshes from the electric circuit. तो mesh का हमें पता चल गया कि it must be a closed path. Then meshes select करने के बाद we will label those meshes और हम उन meshes के अंदर हम लोग currents को label करेंगे. So label each mesh, current for each mesh. देन हम लोग अप्लाई करेंगे केवीएल अराउंड ईच मैश और उस केवीएल के अंदर जो वोल्टेजेस की हमारे पास टर्म होगी उसको हम रिप्लेस करेंगे विद द आई आर रिलेशन बाय यूजिंग द ओम्स लॉ. एंड एट द एंड वी विल सॉल्व दोज इक्वेशंस एंड गेट आवर करंट्स, मैश करंट्स. सो मैश एनालिसिस के अंदर हम लोग हमेशा मैश करंट्स जो हैं वो हम लोग फाइंड कर रहे होंगे. सो लेट्स स्टार्ट द टेक्निक विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल. तो लेट्स से वी हैव दिस एग्जांपल और इसके ऊपर हम लोगों ने मैश एनालिसिस लगाना है. तो इन द फर्स्ट स्टेप वी हैव टू सेलेक्ट द सेट ऑफ मैशेस. तो अगर मैं इस सर्किट के अंदर देखूं तो मेरे पास दो मैश मुझे जो है वो नजर आ रहे हैं. सो मैश इज अगेन अ क्लोज पाथ. तो देयर इज अ वन मैश दैट इज M1 ओवर हियर और दूसरा मैश मेरे पास है दैट इज M2. In the step 2 I have to label the mesh currents for each mesh. तो रिमेंबर जब भी करंट की बात आएगी तो वी मस्ट ड्रॉ द डायरेक्शन ऑफ दैट करंट. तो अगर मेरे पास इस सर्किट के अंदर दो मैशेस हैं एंड आई हैव ड्रॉन दोज मैशेस M1 एंड M2 तो मुझे उसके अंदर लेबल जब करनी है करंट की तो आई लेबल दैट मैश एज करंट और उसको मैंने नाम दे दिया I1 का. और रिमेंबर कि हमने करंट है तो हमने उसको डायरेक्शन जो है वो भी हमने असाइन करनी है. सो फॉर मैश एनालिसिस अगर हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन ली है फॉर वन मैश तो वो तमाम डायरेक्शन वही डायरेक्शन तमाम मैशेस के लिए हम लोगों ने फॉलो करनी है.
सिमिलरली अगर हम यहाँ पे मैश 2 में देखें तो इसमें भी आप क्लॉकवाइज हमने करंट लिया, दैट इज I2. So after doing these two steps, the third step involves the KVL, that is Kirchhoff's law around each mesh. तो क्योंकि हमने किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाना है तो वोल्टेज के लिए वी मस्ट शो द पोलैरिटी. तो पोलैरिटी के लिए हम लोग अगर इस सर्किट को देखें तो हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं इसके अंदर उनके ऊपर हमने वोल्टेजेस और उनकी पोलैरिटी ड्रॉ करनी है. सिंस रेजिस्टर्स आर द पैसिव एलिमेंट्स तो हम लोग उसकी पोलैरिटी अकॉर्डिंग टू द पैसिव एलिमेंट्स हम लोग लगाएंगे. करंट की डायरेक्शन हम लोगों ने ऑलरेडी अज्यूम कर ली है, सो बाय टेकिंग दैट डायरेक्शन हम लोग इसकी पोलैरिटी लगाएंगे. सो मैश 1 के लिए अगर मैं कहता हूं कि मैंने पोलैरिटी लगानी है तो आई कैन डू दिस फॉर द रजिस्टर 1. सिमिलरली V2 जब मैं करूंगा पोलैरिटी तो उसकी ये वाली पोलैरिटी लगा दूंगा. और इसी तरह से अगर मैं मैश 2 में आता हूं तो मैश 2 के लिए अगेन आई विल फॉलो दैट रूल जो कि पैसिव एलिमेंट्स के लिए होता है कि मैंने इसके अंदर पैसिव एलिमेंट्स को ध्यान में रखते हुए और करंट की डायरेक्शन को देखते हुए मैंने इसकी पोलैरिटीज लगानी है. तो जब मैंने ये पोलैरिटीज लगा ली देन आई जस्ट हैव टू अप्लाई द किरचॉफ वोल्टेज लॉ. तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ के लिए हमने स्टडी किया है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल बाय अप्लाइंग द किरचॉफ वोल्टेज लॉ तो हम लोग मैश 1 को ले लेते हैं और मैश 1 में हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाते हैं. तो स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट मूविंग अपवर्ड सिंस आवर डायरेक्शन ऑफ द करंट डायरेक्शन इज क्लॉकवाइज जो कि ऊपर की तरफ जा रहा है तो मुझे पहला टर्मिनल माइनस नजर आया तो आई जस्ट राइट -6. Similarly, passing this element and moving to the other element, तो उसमें जब मैंने towards the right side move किया तो मुझे पहला टर्मिनल नजर आया प्लस. तो I write plus V1 and similarly for this one I write the plus V2 equals to 0. Now हमने इस voltages को we have to express these voltages in terms of I and R by using the Ohm's law, that is V equals to IR. तो अगर मैं V1 देखता हूँ तो V1 के ऊपर अगर मैं IR का फॉर्मूला लगाता हूँ तो I इसमें से जो पास हो रही है दैट इज I1 और जो रेजिस्टेंस है दैट इज दिस R1. सो आई राइट I1 into R1 प्लस फॉर V2 देयर इज अ पॉइंट कि हम लोगों ने यहाँ पे देखना है कि करंट फॉर द मैश 1 जो है वो मूव कर रही है टूवर्ड्स डाउनवर्ड, जबकि इन द सेकंड मैश अगर हम लोग देखें तो उसकी डायरेक्शन करंट की है वो अपवर्ड है थ्रू दिस रजिस्टर. तो इस रजिस्टर में से हमें दो करंट्स नजर आ रही हैं, वन इज मूविंग डाउनवर्ड एंड द अदर वन इज मूविंग अपवर्ड. बट ओम्स लॉ के अंदर तो वी जस्ट हैव यूज वन आई, दैट इज द टोटल आई दैट इज पासिंग थ्रू दिस रजिस्टर. तो मुझे वो फाइंड करने के लिए आई जस्ट टेक द डिफरेंस ऑफ बोथ करंट्स I1 माइनस I2 इंटू R2. तो मुझे नेट अमाउंट ऑफ करंट पता चल जाएगी कि इसमें से जो फ्लो हो रही है वो क्या है. So I just take the difference and multiply it with the R2 that is 2 ohms. So by simplifying this equation, that is a simple linear equation, so I can write this equation and named it as equation number 1. Now for the second mesh, we will follow the same steps. Again, as we can say that this is the mesh 2, उसमें से हम लोगों ने I2 को हमने लेबल किया हुआ है और अप्लाई करेंगे हम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ. तो वी कैन राइट प्लस P2 स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, क्योंकि पहला टर्मिनल प्लस नजर आया तो मैंने प्लस लिखा. सिमिलरली मूविंग टूवर्ड्स दिस टर्मिनल, जब मैं यहाँ से टूवर्ड्स राइट साइड पे है चूंकि मेरी करंट की डायरेक्शन इज क्लॉकवाइज तो पहला मुझे टर्मिनल प्लस नजर आया, सो आई राइट प्लस V3 and then again this is the voltage source, I write plus V4, sorry 4 volts. So again expressing these voltages in terms of the IR by applying the Ohm's law. तो अगर मैं जाता हूँ V2 के पास जाकर देखने तो V2 में से अगेन दिस इज स्पेशल केस कि इसमें से दो करंट फ्लो कर रही हैं. I2 is moving upward whereas the mesh 1 current is moving towards downward. So again I'll take the difference I2 minus I1 into R2. और जब मैं देखता हूँ R3 रजिस्टर के क्रॉस जो करंट है तो वो मेरे पास करंट सिर्फ और सिर्फ I2 फ्लो कर रही है. So that's why I just write I2 into R3 equals to, and I take this -4 towards the right side of this equation, तो मेरे पास -4 आ जाएगा. So just putting the values, solving the equation, तो मैं जो मेरी equation आएगी वो this form आ जाएगी. So in step number 4 we just have to solve these linear equations. तो मेरे पास अभी दो equations हैं and I have two unknown variables in them, that is I1 and I2.
सो बाय सॉल्विंग दिस आई विल गेट द आंसर, और I1 में मेरे पास आएगा 3.45 एम्पेयर्स, और I2 में आएगा मेरे पास, जब मेरे पास दोनों इक्वेशंस आ जाएंगी तो आई विल मूव टू द स्टेप 4, जिसके अंदर आई हैव टू सॉल्व दोज लीनियर इक्वेशंस। तो जब मैं दोनों लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करूंगा, क्योंकि मेरे पास सिर्फ दो अननोन वेरिएबल्स थे I1 और I2, तो आई कैन इजीली सॉल्व दोज लीनियर इक्वेशंस, और मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा करंट 1 2 एम्पेयर्स एंड I2 इक्वल्स टू 0 एम्पेयर्स। सो there comes a question into the mind कि मेरे पास I2 0 एम्पेयर्स कैसे हो गई। सो फॉर दैट लेट्स लुक अगेन एट द सर्किट। तो अगर वही सर्किट हम दोबारा देखें और आई जस्ट राइट द नोड वोल्टेजेस, तो मैं देख सकता हूँ कि मेरे पास एट दिस नोड आई हैव 6 वोल्ट, और एट दिस नोड आई हैव 4 वोल्ट। तो मेरा जो नोड जो सेंटर के अंदर है उसके ऊपर अगर मैं नोड वोल्टेज फाइंड करूं बाय सम नोडल एनालिसिस मेथड, तो मेरे पास जो वोल्टेज आते हैं वो आते हैं 4 वोल्ट्स। तो आई कैन सी दैट कि मेरे पास जो ये नोड है और ये वाला नोड है, उन दोनों के ऊपर आई एम रिसीविंग 4 वोल्ट्स। सो दैट मीन्स कि दोनों नोड्स के ऊपर मेरे पास सेम वोल्टेजेस आ गए हैं, देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस ऑन दीज नोड्स। सो दैट्स वाई जो करंट जो है वो हमारे पास 0 एम्पेयर हो गई है। सो मैश टू चूंकि ये थी हमारे पास, तो इसमें से जो करंट मैश टू की है वो 0 एम्पेयर हो गई है, तो ओनली मैश वन करंट इज मूविंग, दैट इज 2 एम्पेयर्स। सो जब मेरे पास करंट्स फाइंड हो गई हैं, तो आई कैन सिंपली अप्लाई द ओम्स लॉ एंड आई कैन फाइंड द वोल्टेजेस ओवर हेयर, और इसके भी इसके वोल्टेज मेरे पास 0 आएंगे क्योंकि दोनों साइड पे पोटेंशियल डिफरेंस मेरे पास नहीं है। सो एंड आई कैन अप्लाई द पावर फार्मूला टू फाइंड द पावर ऑफ दीज एलिमेंट्स एज वेल। सो इन सम केसेस जब हमारे पास नंबर ऑफ मैशेस ज़्यादा हो जाते हैं, तो देन I get more equations of mesh currents I1 I2 up to the meshes। तो उनको सॉल्व करने के लिए आई कैन यूज अ सब्स्टिट्यूशन मेथड, बट दैट कैन बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ इक्वेशंस। तो आई कैन मूव टू अनदर मेथड दैट इज कॉल्ड द क्रैमर रूल। तो क्रैमर रूल कैन यूज सेट ऑफ मैट्रिसेस, तो उनको हम लोग यूज करके हम लोग करंट्स की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल, थैंक यू।